उस आदमी ने विधिवत उस लाश को दफनाया। लाश को दफन करके वो घर जाने ही वाला था, तभी उसे एक ख्याल आया। पिछले 2 दिनों में कोई भी लाश बाहर नहीं निकली, क्योंकि उन 2 लाशों के बाद कोई भी नई लाश नहीं आई थी। आज एक लाश आई है, हो ना हो आज वो बदमाश जो कोई भी है वो इस लाश को बाहर निकालने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक बार निकली हुई लाश को दोबारा नहीं निकालता। मुझे आज उस बदमाश को रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। एक काम करता हूँ, आज रात यहीं छिप कर देखता हूँ कि कौन आता है। जैसे ही वो आएगा उसे झट से पकड़ लूंगा। वो आदमी वहीं एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप गया और आसपास नजर रखने लगा। आधी रात बीत गई पर वहां कोई नहीं आया। उस आदमी को भी नींद आने लगी। मुझे लगता है वो बदमाश आज नहीं आएगा, मुझे घर जाकर सो जाना चाहिए। वो आदमी वहां से उठकर जाने लगा। जैसे ही वो वहां से जाने के लिए मुड़ा, अचानक उसे पीछे से कुछ आवाज आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जमीन को चीरते हुए 2 लाशें अंदर से बाहर आ रही थीं। वो लाशें और किसी की नहीं बल्कि उस चोर और उस मांत्रिक की थी। वो आदमी डर के मारे वहीं पत्थर के पीछे छिप कर देखता रहा। उठो चलो, आज फिर से एक नई लाश आई है। वो चोर उठा और अपने हाथों से उस नई लाश की कब्र खोदने लगा। बहुत देर खोदने के बाद उसने लाश को बाहर निकाला। चलो अब इस पर पैर रखो। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे माफी मांग चुका हूँ, फिर आप मेरे साथ हमेशा ऐसा करते हो। ये तुम्हारी सजा है। तुमने मेरी लाश के ऊपर पैर रखकर मेरा अपमान किया था, इसलिए जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलती तुम ये सब करते रहोगे, क्योंकि मुझे जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें भी नहीं मिलेगी। लेकिन आपको मुक्ति कब मिलेगी? मुझे और कितने दिन ऐसे लाशों के साथ ऐसा करना पड़ेगा? वो मैं नहीं जानता। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें ये करना होगा। अब चलो, बात करने में समय बर्बाद मत करो। जल्दी से इस लाश के ऊपर पैर रखो। सुबह होने से पहले हमें फिर से अंदर जाना है। चोर ने मांत्रिक की बात मानकर उस लाश के ऊपर पैर रखा। उसके पैरों के वही निशान उस लाश के कपड़ों पर आ गए। वो आदमी दूर से ये सब देख रहा था। उन दोनों का काम होते ही वो दोनों फिर से जमीन में चले गए और उस लाश को वहीं बाहर छोड़ दिया। वो आदमी ये सब देखकर बहुत डर गया और डर की वजह से वो वहां से भाग गया। धीरे धीरे सबको इस रात के बारे में पता चल गया। लोगों ने वहां लाशों को दफनाना छोड़ दिया। इसकी वजह से मांत्रिक और उस चोर की आत्मा वहीं उस शमशान में भटकती रही। ये लाल कलर कहां से ले आए इतनी रात को? देखो अब मजाक बहुत हो गया। आए हो तो पार्टी वार्टी करते हैं, हंसते हैं। बस करो अब ये सब नाटक। नाटक कैसा दोस्त? हम नहीं रुक सकते, हमें जाना होगा। तुमसे मिले, विश किया, अब चलने का समय आ गया है। अरे ये रॉकी कहां गया? केक काट लो आकाश, ताकि हम लौट सकें। हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते। मतलब? हमें ज्यादा रुकने की इजाजत नहीं है। रॉकी, विनीत और सोहन की इन बातों से पहले तो आकाश की हंसी निकलती है, लेकिन जैसे जैसे उन चारों की बातें आगे बढ़ती हैं तो आकाश के चेहरे पर गुस्सा छलकने लगता है। इतने में कैंडल्स लाने विनीत किचन में जाता है। तब आकाश को फर्श पर उसके पैरों के ऐसे निशान दिखते हैं मानो वो किसी के बहते हुए खून के ऊपर चलकर आया हो। ये देखकर आकाश का गुस्सा बढ़ जाता है। देखो अब बहुत हो गया, जल्दी से अपना ये नाटक बंद करो और हमेशा की तरह बात करो। अब हमेशा की तरह बातें कभी हो नहीं पाएंगी आकाश। आओ केक काट लो, हमें निकलना है। बस हुआ। अभिनव का फोन आया था मुझे सुबह।
उसने बताया कि तुम लोगों ने आज ये घोस्ट प्रैंक करने का प्लान किया है, तो अब ये सब करके कोई फायदा नहीं है। चलो पहले तो अपना मुंह और ये शर्ट्स वगैरह धोकर आओ, केक काटेंगे। ये कहकर आकाश हंसने लगता है, लेकिन बाकी तीनों के चेहरे से मानो हंसी गायब ही है। सोहन कहकर कि पहले केक काट लो, फिर बात करेंगे। आकाश अंधेरे में ही कैंडल्स बुझाकर केक काटता है। हैप्पी बर्थडे टू यू का तीनों का गाया हुआ सॉन्ग उसे सुनाई देने लगता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतने में उसके फोन की घंटी बजती है और फोन उठाता है। बोल अभिनव। हाँ, तू कहाँ है? नहीं आया मतलब? क्या हुआ? अरे ये तीनों तो मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि वो तीनों अब कभी नहीं आएंगे। तुम्हारे घर से थोड़ी दूर ही उनका कार में एक्सीडेंट हो गया। कोई नहीं बचा तीनों में से आकाश, कोई नहीं बचा। व्हाट? जैसे ही आकाश पीछे मुड़ता है तो उसके सारे दोस्त वहां से गायब हो जाते हैं। वहां उसे कोई नहीं दिखता और जो फर्श पर खून के पैरों के निशान थे वो भी गायब हो जाते हैं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसके बर्थडे का वो केक रह जाता है और इसे देखकर आकाश बहुत भावुक हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी का सारांश ये है कि अपने दोस्तों की कदर करो, क्योंकि कब आपको जिंदगी में कौन कहां छोड़ के चला जाए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। शमशेर उसे उस रूम में ले गया जहां वो पंछियों को रखता था, पर जैसे ही वो रूम में गए शमशेर की आंखें घूम गई। वो डर गया क्योंकि अंदर एक भी पंछी नहीं था। ये क्या मजाक है शमशेर? नहीं सर, मजाक नहीं है, सारे पंछी तो यहीं थे। शमशेर को बहुत गुस्सा आया। मंगो, ये मंगो! शमशेर, मुझे ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं जा रहा हूँ, आगे से मुझे कोई फोन मत करना। नील वहां से गुस्सा होकर चला गया। कहाँ गए सारे पंछी? मुझे सच में नहीं पता सर, मैंने कुछ नहीं किया। क्या बात है, लगता है सारे पंछी उसने खरीद लिए। ज्यादा होशियारी मत करो, सारे पंछी किसी ने चुरा लिए हैं और मुझे पक्का यकीन है कि ये तुमने ही किया है। बकवास मत करो, मैं भला ये मरे हुए पंछी क्यों लूंगी? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। किसी को कुछ पता नहीं था कि सारे पंछी कहाँ गए या फिर कौन ले गया। रात हो गई। शमशेर और उसकी बीवी सोने चले गए, पर अचानक शमशेर को पंछियों की आवाजें आने लगी। उसने खिड़की खोलकर देखा तो बाहर एक भी पंछी नहीं था। क्या हुआ? मुझे ढेर सारे पंछियों की आवाज आ रही है। मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। तुम्हें तो हर वक्त वही बात सूझती है। सो जाओ। शमशेर को अब भी आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाजें बढ़ने लगी। आवाज चीख में तब्दील होने लगी। शमशेर उन सब चीजों को नजरअंदाज करके बेड पर सो गया। जैसे ही वो सोया, उसे अपने कमरे में ढेर सारे पंछी उड़ते हुए दिखने लगे। इस बार वो पंछी रानी को भी दिख रहे थे। दोनों डर गए क्योंकि उन सारे पंछियों से खून टपक रहा था। ये सारे पंछी तो वही हैं जिन्हें तुमने मारा था। ये सब यहाँ कैसे आ गए? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। उड़ते हुए पंछियों में से एक पंछी आकर शमशेर की छाती पर बैठ गया। शमशेर को उसका वजन इतना महसूस हो रहा था कि वो हिल भी नहीं पाया। उस एक चिड़िया का वजन एक हाथी के बराबर लग रहा था। कुछ देर बाद सारी चिड़िया आकर उसके शरीर पर बैठकर अपनी चोंच उसे मारने लगी। रानी दूर जाकर ये सब देख रही थी। थोड़ी देर बाद उस वजन की वजह से शमशेर की मौत हो गई। शमशेर के मरने के बाद सारी चिड़ियों ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। रानी को सारी बात समझ में आ गई। उसने मंगू की मदद से सारी चिड़ियों को गार्डन में दफन कर दिया। उसके बाद किसी ने वहां पर पंछियों का शिकार नहीं किया।